नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं रैंपल मान, व्याख्याता इंग्लिश, और मेरे साथ हैं मेरे मित्र अमृत सिंह, जो कि इस समय कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं और अंग्रेजी की कोचिंग काफ़ी लंबे समय से करवा रहे हैं। मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। लॉकडाउन में समय था तो हमने सोचा क्यों ना चर्चा की जाए कुछ ऐसे विषय पर जो बच्चों के लिए उपयोगी हो और इंग्लिश में उनकी रुचि बिल्डअप करने के लिए ये एक अच्छा कदम उनके लिए साबित हो। तो मैं स्वागत करूंगा अमृत सिंह जी, स्वागत है। नमस्कार सभी का। दो शब्द आपकी तरफ से। कि बिल्कुल सही इन्होंने बात की है कि आज का जो टाइम है वो इंग्लिश का टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे जो ग्रामीण परिवेश के अंदर जब अपन देखते हैं तो बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ना, वो इंग्लिश को लेकर आ रही है। उनके प्रोनाउंसिएशन की अपन चर्चा करें या उनके कॉम्प्रीहेंशन की अपन चर्चा करें तो बच्चे उनके अंदर एक फियर सा है, डर है इंग्लिश का। तो सबसे पहले तो अपने यही से स्टार्ट करेंगे भी। ये समस्याएं तब आती हैं, कहते हैं ना, जिस चीज़ का हमें महत्व पता है हम उसको सीख लेते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है, तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि अंग्रेजी का कितना महत्व आप पाते हैं, खासकर हमारे क्षेत्र में। देखिए कि यदि अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को वर्ल्ड की कहा गया है कि यदि आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप जाना चाहते हो तो इंग्लिश जो है वो मस्ट है। और अपने डेली लाइफ के अंदर भी इंग्लिश जो है वो अपना एक अलग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अपन बात करें या बच्चों की एजुकेशन को लेकर बात करें, टेक्निकली जितनी अपनी बात करें या साइंस की बात करें या इन्वेंशन की बात करें, तो सभी के अंदर जो इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके पास हजारों रास्ते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसको कहा था कि इंग्लिश इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है वो इस दुनिया को देखने की खिड़की है। अगर ये भाषा हमें आती है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि अगर ये भाषा मुझे नहीं आ रही होती तो मैं काफ़ी चीज़ों को उस दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहा होता जिस दृष्टिकोण से अब मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों से मैं वंचित रह जाता। चलो बच्चों के दृष्टिकोण से बात करते हैं। इम्पोर्टेंस की तो हमने बात कर ली भी। जैसे आपने कहा कि इंग्लिश की है, दुनिया की एक चाबी है। बहुत अच्छी आपने बात कही कि ताला तभी खुलेगा जब चाबी हमारे पास सही होनी चाहिए। अन्य चीज़ें देखिए, एक और बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश को दूसरे विषयों के साथ कंपेयर करते हैं, मैथ के साथ, साइंस के साथ और सोशल साइंस के साथ। जबकि मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आप इस चीज़ को उन विषयों के साथ कंपेयर कर नहीं सकते। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। तो अगर हम बात करें कि बच्चे मान लीजिए इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उनमें वीकनेस पर्टिकुलरली जो है इस विषय में वीकनेस होती है, तो आपके हिसाब से ये वीकनेस के क्या मुख्य कारण हैं? देखिए, वीकनेस सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि आप बच्चों को तभी सिखा पाओगे जब आप खुद सीख रहे हो। बिल्कुल। और सेकेंडली, जब तक आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड, और ये दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रेम होना चाहिए। और जब आप अपने सब्जेक्ट को जितना प्रेम करते हो और वही डिलीवर जो है बच्चों के सामने किया जाए, एक इसे कंपलसरी सब्जेक्ट बनाकर कि ठीक है जी 33 मार्क्स लेने और पास आउट होना है, और बच्चे क्या +1 और +2 में तो इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और ये क्या है कि इसे एक नेटिव लैंग्वेज के रूप में एक इंटरेस्ट क्रिएट करके यदि बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चे भी उसे इंटरेस्टली लें तो ये काफ़ी बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है। मतलब आपके कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि वीकनेस की मेन, जैसे सही बात है कि जब अगर टीचर ही अपने विषय से प्रेम एग्ज्यूड नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर आप इंग्लिश के टीचर है तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरे विषयों के बजाय, क्योंकि आप एक विदेशी भाषा सिखा रहे हैं, एक ऐसी भाषा जो ज़रूरी तो है लेकिन जिसको आप सिखा रहे हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहा है। सबसे पहले आपको अपने विषय से प्रेम करना होगा।
कहते हैं ना, पहले सबसे पहले इंग्लिश को लव करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लव के बाद ही आप उसको लर्न कर पाओगे। लर्न कर पाएंगे। जब तक आपका खुद का, जैसे मैं भी अक्सर देखता हूँ, जैसे आपने कहा कि टीचर तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब वो खुद लर्न कर रहा है। खुद लर्न कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जी ठीक है अब हम टीचर हो गए और अब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ये सोच भी गलत है और ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने जो सीखा वही आप वर्षों तक सिखा रहे हो तो आप जो टीच कर रहे हो वो बासी हो गया है। बासी हो गया है। और ये बात बच्चे भी, जैसे हम टीचर होने के नाते बच्चे जो सीख रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं उसके अलावा भी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। टीवी से, मोबाइल तो आजकल बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लेके जा रहा है बच्चों को, तो हमें भी उनके साथ चलना होगा और हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं और उन चीज़ों को हमें अपने शिक्षण से जोड़ना होगा। अब नेक्स्ट जो बात आती है इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए, वो ये है कि बच्चा चलो इम्पोर्टेंस भी समझ गया, वीकनेस की वजह भी समझ गया। अब बच्चा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, उसको इंग्लिश सीखनी है, उसके मन में ये इच्छा है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, लेकिन अंग्रेजी का संसार जब वो देखता है ना, उसको बहुत बड़ा नज़र आता है। अंग्रेजी एक किला है, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, तो वो उस किले में घुसे कहाँ से, मतलब कहाँ से स्टार्ट करे, इस बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जब एक बच्चा अपनी मदर टंग को विदाउट एनी हेजिटेशन सीख सकता है, इट मीन्स वो ब्रिलियंट है। और मैं ये कहूँ कि प्रत्येक बच्चा, एवरी स्टूडेंट, वो ब्रिलियंट है, बिल्कुल ब्रिलियंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमें खुद को अपनी पहचान नहीं होती। अब पहचान नहीं होना, इसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, टीचर का बिहेवियर हो सकता है, बच्चे के टीचर और बच्चे के बीच में तालमेल हो सकता है। लेकिन पहली बात तो यह है कि बच्चों को अपने माइंड में ये लाना पड़ेगा कि आप एक ब्रिलियंट हो, बिल्कुल, आप डल नहीं हो, आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो और आप बैकवर्ड नहीं हो, आप अपने आप में इंटेलिजेंट हो। और सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने माइंड में लाना पड़ेगा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, और श्योरली वो इंसान उसे कर सकता है। और विदाउट सोचने से, महल बनाने से कभी भी कोई काम हासिल नहीं होता है, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, यू कांट। मतलब हिंदी में बोलूँ, अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हो। चलिए, कोई बच्चा अगर शुरुआत भी करना चाहता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले बच्चे को, जैसे कि हमारी शिक्षण पद्धति पे तो हम नहीं जाएंगे, वो तो बहुत ही फॉल्टी है, बहुत ही दोषपूर्ण है। अगर बच्चा, जैसे लॉकडाउन मेरे विचार से तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जैसे आपने कहा कि हर बच्चा ब्रिलियंट है, यदि वो अपनी भाषा सीख गया, बिल्कुल, इट मीन्स भाषा सीखने की एबिलिटी उसमें है, बिल्कुल। और इंग्लिश इज नथिंग मोर देन ए लैंग्वेज, ये सिर्फ एक भाषा है। तो अगर आप हिंदी या अपने घर की भाषा सीख गए तो आप इसको भी सीख सकते हो। बस आपकी अप्रोच, यानी आपका तरीका वही होना चाहिए जिस तरह से आपने अपनी घर की भाषा को सीखा था। बिल्कुल, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी वोकेबलरी से, शब्दों से वोकेबलरी पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, यदि अपन वोकेबलरी की अपन बात करें तो देखो, यदि आप डिक्शनरी लेकर ये कहो कि मैं डेली का 1 पेज रट दूंगा या 2 पेज रट दूंगा, पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनें, बिल्कुल, न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लें। जरूरी नहीं है कि एवरीडे उसे पढ़ना है, आप एक परचेज कर लो। जब तक आप उसे कंप्लीटली नहीं पढ़ सकते, आप सेकंड मत परचेज करो। मोबाइल से भी कुछ पढ़ा, हाँ, मोबाइल से रीड कर लीजिए। और आजकल तो सॉन्ग्स में भी बहुत इंग्लिश आती है, बिल्कुल इंग्लिश आती है। आप पैराग्राफ सुन लीजिए, रीड कर लीजिए, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो धीरे धीरे एक वन बाय वन डे जो है चेंजिंग आती रहती है। यानी सबसे पहले तो हमें सुधारनी होगी हमारे वोकेबलरी। मतलब बच्चों को अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमें शब्दों को सीखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शब्द, जैसे आपने कहा कि डिक्शनरी से आप नहीं रट सकते, क्योंकि डिक्शनरी में शब्द जो है वो अल्फ़ाबेटिकली हैं। वहाँ इस हिसाब से नहीं है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा वर्ड कम इम्पोर्टेंट है। तो जो वर्ड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे सामान्य जीवन में उपयोग में आते हैं, पहले उस वोकेबलरी को सीखा जाए। ठीक है, तो बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे छोटे लेवल की बुक्स में भी इस तरह की वोकेबलरी है, इस तरह के शब्द हैं जो आपके आसपास चीज़ें पाई जा रही हैं, उनको पहले सीखें।
और उनका प्रोनाउंसिएशन पहले से सही होना चाहिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल अगर हमने शुरुआत में हमारा प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने का लहजा अगर ख़राब कर लिया तो बाद में उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वोकेबलरी के बाद दूसरी चीज़ आती है लिसनिंग। ठीक है, जब तक हम किसी भाषा को सुनेंगे नहीं तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो लिसनिंग के लिए देखिए, पहले तो पुराने समय की अगर हम बात करें वहाँ तो दिक्कत आती थी कि हमारे पास कुछ होता नहीं था, हम सुने तो सुने। हाँ, सोर्सेज नहीं थे। आज जो है हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मोबाइल का उपयोग हम बहुत सारी तरीके से, सही तरीके से कर सकते हैं। मतलब कहीं से भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ इंग्लिश हो, चाहे आपको वो समझ आ रही है या नहीं आ रही, आप उसको ज़रूर सुनें। बिल्कुल। और मैं इसके अंदर आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यदि अपने 6, 7, 8, 9 या +2 तक लेवल की अपन बात करें तो न्यूज़पेपर नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन आपकी जो खुद की जो बुक्स है जो इनके सिलेबस में लगी हुई है, यदि बच्चे उसी को भी गौर से पढ़ें, प्रत्येक वर्ड मीनिंग के ऊपर यदि वो ध्यान देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो इससे भी वो वोकैबुलरी जो वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। और लेसन जब अपन टीच करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसलेशन करें। ये बहुत ही विडंबना की बात है, दुख की बात है कि टीचर जो है वो लेसन रीड करवा रहा है और वो लाइन टू लाइन उसका ट्रांसलेशन करता है बहुत ही अपने मदर टंग के अंदर। और उसके अंदर भी क्या होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चे एक बार अंगुली रखते हैं, 2-4 अंगुली तक चलती है लाइन उनकी, उसके बाद में मिसप्लेस हो जाता है। फिर नए पैराग्राफ पे पहले से ही वो अपना हाथ रख के बैठ जाते हैं कि सर यहाँ आएंगे, फिर 3-4 लाइनें फिर वो उनका इमिटेट होता है, उसके बाद में फिर गड़बड़, और फिर वो इट मीन्स टीचर लेसन पढ़ा रहा है, बच्चों को यही नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहा है, हाँ, कहाँ पढ़ा रहा है, और वो तो सारा उनका पूरा का पूरा जो लेक्चर जो है ना वो लाइन ढूंढने में रह जाता है कि टीचर पढ़ा कहाँ रहे हैं। तो जरूरी है कि आप अपनी जो कंसंट्रेशन जो पावर जो है ना वो भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप जो है मन से उस चीज को करना चाहते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। जैसे ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपने उठाई कि बच्चे को टीचर पढ़ा रहा है क्लास के अंदर, चूँकि हम पढ़ाते रहते हैं तो हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि बच्चे का मेन एम ये नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं उसको सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा। अगर उसको लगा भी जो सर पढ़ा रहे हैं मैं वहाँ अगर उंगली रखे हुए हूँ, इट मीन्स अपनी तो बल्ले अपने तो सही हैं। अब वो समझ आया या नहीं आया। तो सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें जी, इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए, जैसे मेरा एक तरीका ये है कि सेल्फ स्टडी में बच्चों को ये कहता हूँ कि आप चाहे अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप चाहे एक पैराग्राफ ले लीजिए, हाँ बिल्कुल, एक पेज ले लीजिए, चाहे आप 4 लाइन ही ले लीजिए, उनको घर पर जोर से बोल के अवश्य पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, और उसका अर्थ समझने का प्रयास करना है। ठीक है, उसके अंदर जो वोकेबलरी आई है उसको अलग से ले लीजिए, उन शब्दों को याद कीजिए, वो नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में जो है पुख्ता हो जानी चाहिए। और जो स्पीकिंग की अगर हम बात करें, लिसनिंग तो हो ही गई, स्पीकिंग अगर बात करें तो वो जो पैराग्राफ है उसको अगेन एंड अगेन रीड करें। बिल्कुल, और जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। टीचर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का समय है, आपके पास ये अंग्रेजी एक भाषा है, इसलिए आप ये तो छोड़ ही दीजिए कि आप किस क्लास की पढ़ रहे हैं, आप 11th में हैं, 12th में हैं, आपके पास 5th की भी है, तो आप जो है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एक बार ये भाषा जो है आपको लिखनी और बोलनी आ गई तो उसके बाद तो आपको लगेगा कि इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट है ये आप बिल्कुल, ये आपकी बात में दम है कि इंग्लिश जो है ना वो अदर लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा इजी पड़ती है, बिल्कुल बहुत आसान पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ बच्चों की भी बहुत बड़ी कमियाँ हैं कि बच्चे खुद भी किसी टीचर के पास पर्सनली जाके उनसे पूछते नहीं है कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, ये पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया, आप इसे रीड करवा दीजिएगा। ऐसा मैटर बच्चे भी नहीं पूछते। और उन बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए टीचर जो है वो आपके साथ फ्रेंडली बिहेव में है मोस्टली, और अब तो वैसे एक टैलेंटेड जनरेशन जो है वो स्कूलों के अंदर पढ़ा रही है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है फ्रेंडली बिहेव में, रेस्पेक्ट के साथ। जो चीज़ नहीं आती आप उस टीचर से बार बार पूछिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, और आप बोलो, आप गलत बोल रहे हो या उसका सेंटेंस वो करेक्टली है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, आप बोलें।
सबसे पहले तो बोलना ही जरूरी है। जी जी क्योंकि अगर हमें शौक जागा, मतलब जैसे हम शुरू से बात करें दोबारा, पहले तो शौक होना जरूरी है जी 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 कि मुझे ये सीखनी है। अब इसका डर तो दूर हमें करना होगा, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको सीख सकता है यदि उसने अपनी घरेलू भाषा सीख ली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और कह अगर रहा हूँ कंपैरिजन करें तो अन्य भाषाओं की बजाय काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सरल हैं। बात यह है कि आपको इस रास्ते पर शौक से आना होगा। वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल और जब आपको एक बार शौक हो गया तो आप शब्दों को लेना शुरू करें। शब्द जरूर लें आप, 5 10 15 20, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, एक ले लीजिए, मतलब रुकना नहीं है। प्रोग्रेस डेली होनी चाहिए। और आपके आसपास की चीज़ों को भी इस तरह से देखें कि आप अपनी भाषा के साथ साथ इंग्लिश को भी सीखते चले जाएं। अच्छा, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेजी को सुने। और विडंबना ये है कि बच्चों के लिए जब वो स्कूल आ रहे हैं तब भी एक इंग्लिश का जो पीरियड होता है, उसमें जो इंग्लिश का टीचर है उसको छोड़ करके उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जहां उनको इंग्लिश सुनने को मिले। असल मेन बात तो ये है कि अपने यहाँ एटमोसफियर नहीं है कि यदि अपने लैंग्वेज सीखने के वे की बात करें तो अपने पढ़ते हैं LSRW। पहले लिसनिंग कीजिएगा, फिर स्पीकिंग कीजिएगा, फिर रीडिंग कीजिएगा और फिर राइटिंग कीजिएगा। और अपने तो यहाँ फर्स्ट डे से जैसे स्टार्टिंग जो होता है ना, वो राइटिंग से उल्टा चल पड़ता है। हाँ, राइटिंग से होता है। और हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ रह जाते हैं लिसनिंग और राइटिंग। बिल्कुल, न तो हम स्पीकिंग कर रहे हैं और न ही हम लिसनिंग कर रहे हैं गौर से। और अब हालात ये हो जाती है कि न तो हमें इंग्लिश बोलनी आती है, न हमें समझ नहीं आती है, न हम लिख पाते हैं और न हम कुछ और कोई काम कर सकते हैं। तो अंत में कुछ एक पंक्तियों में जो बच्चे इंग्लिश को इस लॉकडाउन में सीखना चाह रहे हैं, नटशेल में बताइएगा, संक्षेप में, कहाँ से लेके कहाँ तक क्या करें। मतलब भी मैं उनको तो यही कहूँगा कि जो उनके पास अवेलेबल मैटर है, जो भी उनके पास जो बुक्स हैं जिस क्लास के अंदर हैं, यदि अदर सोर्सेज नहीं है तो उन बुक्स के जितने भी चैप्टर हैं आप उन्हें गौर से रीड कीजिएगा। प्रत्येक वर्ड को देखें और उसका मीनिंग देखें और उसका प्रोनाउंसिएशन देखें। और बार बार जब आप उसे रीड करोगे, और एक चीज़ और है कि यदि आप पैराग्राफ के अंदर किसी भी वर्ड मीनिंग को देखते हो तो मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा याद हो जाता है, बेहतर है। क्योंकि एक अलग शब्द आपने देख लिया, उसका सिर्फ आपको अर्थ पता है, लेकिन जब आपने एक वाक्य में उसको प्रयोग देखा और बीच में उसको देखा कि इसका मतलब ये है, अब आपको उस शब्द का प्रयोग भी आता है। बिल्कुल, कि आप किस तरह से उस वर्ड को यूज करोगे, किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार अपनी एक्टिव वोकेबलरी है, पैसिव वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। बिल्कुल अमृत सिंह जी, आज बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में हुई और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एक बार मैं सारे जो हमारी बातें हुई हैं उनको फिर से एक बार नटशल में बता देता हूँ कि जो बच्चे करें क्या। मतलब एक तो वोकेबलरी पे ज़रूर ध्यान दें। कोई भी वर्ड आपके सामने आता है पहले आप उसको बोलना सीखें, उसका अर्थ ज़रूर सीखें। अच्छा, आपके पास जो भी मैटर है, जिस भी क्लास की बुक है, कोई ज़रूरी नहीं आपके पास आपकी क्लास की, आपको सिलेबस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा को सीखने की बात हो रही है, तो आप उसको पढ़िए, बोल के पढ़िए और उसके अंदर आए हुए शब्दों को याद कीजिए। और प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड।